गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर। आज किसकी बात करेंगे? ब्लड प्रेशर की। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया है उसमें मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। वहाँ पर हमने क्या क्या बातें की हैं। हमने वहाँ पर सर्कुलेशन की बात की थी, हमने वहाँ हार्ट बीट की बात की थी और पल्स की बात की थी। अब एक बात देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जब हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है तो आपको मालूम है कि हार्ट का वेंट्रिकल पार्ट जो होता है, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट, दैट पंप्स इनटू द अयोटा। ठीक है। सो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द हार्ट और when the blood is moved or passed into aorta, so that is called as blood pressure। मतलब ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में यदि कहें तो हम ये कह सकते हैं द प्रेशर एट विच blood is pumped in aorta, or artery by the heart is called blood pressure। यदि आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो उसको अयोटा, मतलब जहाँ हार्ट से जैसे ही ब्लड वेसल निकला है आर्टरी, उसके नज़दीक आपको इसको मेज़र करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप कहीं और दूर मेज़र करेंगे तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर। इसीलिए आप देखना, जो आपके आर्म्स होते हैं तो आर्म्स से ब्लड प्रेशर निकाला जाता है क्योंकि वो हार्ट के काफ़ी नज़दीक है और वहाँ बड़े ईजिली आप ब्लड प्रेशर को निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो ब्लड प्रेशर हम निकालते हैं, ब्लड प्रेशर जब हम कहते हैं, ठीक है, इसे ब्लड प्रेशर को हम बीपी भी कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो निकालते हैं तो उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो उस समय क्या प्रेशर आता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर होता है वो 120 mm ऑफ मरकरी होता है। वो क्या होता है? 120 mm ऑफ मरकरी। जबकि जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है वो 80 mm ऑफ मरकरी होता है। तो हम जो ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट की बात करें, किसकी? ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो वो 120/80 है। तो जो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल एडल्ट का होता है वो कितना होगा? 120/80। अब इससे यदि ब्लड प्रेशर है तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो, ठीक है। और यदि इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह है। यदि हाइपोटेंशन है तो पर भी हमारे लिए नुकसानदेह है, हाइपरटेंशन है तो भी हमारे लिए नुकसान है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो ये ब्लड प्रेशर है, जिसे मैंने कहा कि 120/80 होता है, आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं
स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर। तो ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम एक ब्लड प्रेशर मेजर कर पाते हैं। तो स्फैग्मोमैनोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द ब्लड प्रेशर। जो आपने देखा होगा कि आर्म पे एक पट्टी सा बांध देते हैं और उसमें से 2 पाइप निकल रहे होते हैं। एक पाइप से हम पंप कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो उसका पाइप होता है वो एक मरकरी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मरकरी सेंटर में होता है, और ऐसे देखना ये स्केल बना होता है। तो जैसे जैसे आप पंप करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये मरकरी ऊपर जाएगा, फिर जब छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा। तो इसके एवरेज कैलकुलेट करके हम निकालते हैं ये ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका आर्म है, अब इस आर्म के अंदर ये आर्टरी है। आपको हमेशा ये बात मालूम होना चाहिए, आर्टरी जो होता है वो इंटीरियर साइड में, अंदर के साइड में होता है। जो आपको बॉडी के सरफेस पे दिखाई देता है वो वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। अब आपने आर्म को ऐसे एक पट्टी से बांध दिया, ठीक है। अब जब इसमें आप प्रेशर डालोगे तो ये प्रेशर ऐसे एग्जर्ट करता है और ये प्रेशर ब्लड वेसल्स पे जाकर एग्जर्ट होने लगता है। अब मान लीजिए ब्लड जब पंप हुआ तो ब्लड ऐसे आएगा तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा। तो जब इस तरफ धकेलेगा तो जो आपका मीटर है मरकरी का ये ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जैसे ये पास आउट हो गया तो फिर ये वाला प्रेशर एग्जर्ट होने लगेगा। इस कारण से क्या होगा, जो मरकरी है वो नीचे की तरफ भागेगा। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो रहा है उस समय। और जब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ब्लड ने एग्जर्ट किया और ब्लड वेसल बाहर की तरफ एग्जर्ट कर रहा है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपर मतलब हाई, तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अब सॉरी ये हाइपर है, ठीक है। और यही यदि हाइपो होता तो लो ब्लड प्रेशर, लो इन कंपैरिजन टू व्हाट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होता है, और देयर इज ए चांस दैट द ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज can rupture and the blood can come out and it is called infection or blood. If it occur into the brain it will be called as brain hemorrhage, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये हाइपरटेंशन होता कैसे है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे जो मोटे लोग होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो आपका ब्लड वेसल्स होता है उस पर, उसके अंदर जो उसका ल्यूमेन होता है, मान लीजिए ल्यूमेन है, तो उस पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो इससे एरिया जो है वो और घट गया, एरिया जो है वो और घट गया, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉमनली द हाइपरटेंशन अकर। तो जितने भी मोटे लोग होते हैं आप उनमें कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि दे विल बी सफरिंग फ्रॉम ए डिफेक्ट कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। और जब हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो गुस्सा भी आएगा, जबकि हाइपोटेंशन होगा, लो ब्लड प्रेशर, तो लो एनर्जी रिलीज होगा, तो इसमें नींद आएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेंशन नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स के कारण होता है, जो हाइपोटेंशन होता है वो डायलेशन ऑफ द ब्लड के कारण होता है। वो किस कारण से होता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जब डायलेट आउट हो जाता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता है, और जब प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा सो दैट विल बी कॉल्ड दैट लो प्रेशर विल experienced, and that is called as low blood pressure. That is called as what? Low blood pressure. So this is about the blood pressure. तो blood pressure क्या होता है, कितने तरह का होता है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं, और ये जो डिफेक्ट्स हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये किस तरीके से डेवलप होता है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। किसकी बात करेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब ये सेल से रिलीज नहीं होता है, ये बाहर सेल के बाहर से आता है। ठीक है। एंड दिस फ्लूइड, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और लिम्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द gaseous molecule and food as well as excretory product from blood vessels to cell और वाइस वर्सा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल है, तो जो ब्लड वेसल होता है वो सारे सेल्स के पास नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स हर के पास नहीं पहुंच रहा है। अब ये मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल एक कैपिलरी है, तो कैपिलरी काफ़ी थिन होता है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का केवल जो बिग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, तो प्लाज्मा का जो बिग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, बिग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, ठीक, उसको छोड़ दें तो जो लिक्विड पार्ट है वो स्वीप आउट करता है एंड इट लीड टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। ठीक है। तो इसमें चारों तरफ प्लाज्मा के जो बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है उसको हटा दिए, तो जो लिक्विड निकला वो इस सेल के चारों तरफ पहुंच जाता है। ठीक है। अब पहुंचने के बाद जो फूड है, अब मान लीजिए इस सेल को फूड की ज़रूरत है, तो ये फूड यहाँ तक उड़ के तो नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लाने के लिए एक मीडियम चाहिए, और ये मीडियम ये लिम्फ प्रोवाइड कर रहा है, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट विल रिच टू द सेल और नॉट, इट विल रिच टू द सेल। तो इस तरीके से ये सेल तक पहुंच जाता है। अब इसमें ऐसे ब्लाइंड कैपिलरीज होते हैं, इस तरीके के ब्लाइंड कैपिलरीज होते हैं जो ओपन ब्लड वेसल्स में ही जाके फिर दोबारा हो जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स आपका है, तो इस तरीके से जाकर ये ब्लड वेसल्स में ओपन हो गया। अब यहाँ पर इस तरह तो ये कहलाते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या कहलाएंगे? लिम्फ कैपिलरीज। और यहाँ पर कुछ स्वेलिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल्स कहलाएंगे, लिम्फ वेसल्स। तो जो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, इनको कंटेन करता है। अब आप समझो इस बात को, जैसे ही जितनी लिक्विड पार्ट इसमें से निकला, ठीक है, वो लिक्विड पार्ट फिर दोबारा
उतना ही इन इन लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ दोबारा वो ब्लड में ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे ब्लड की कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो कहीं पे भी दूर तक कोई सेल होगा तो उन सभी को कैरी करके ले जाने वाला और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होगा वो या तो इन कैपिलरी के थ्रू या इन लिक्विड के थ्रू यहाँ पे जाकर डिफ्यूज आउट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको कहा था कि लिम्फ जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द गैसेज मॉलिक्यूल, मान लीजिए CO2 है, ठीक है, एंड द फूड एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द सेल्स और सेल्स टू द ब्लड वेसल्स। तो ये चीज़ जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे और समझो, लिम्फ जो है वो बना कहाँ, सेल्स के टिश्यूज़ जहाँ पर थे, ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे टूटी वहाँ पे। तो ये हमेशा टिश्यू टू हार्ट फ्लो करता है। ये फिर डाल दिया गया आपका ब्लड में, तो ये टिश्यू टू हार्ट फ्लो करता है और इसका यूनी डायरेक्शन है, यही एक डायरेक्शन है जिसमें ये फ्लो करता है। इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। तो लिम्फ जो होता है दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल इन फ्लो। एंड एक चीज़ और आप यहाँ समझिए, जो आपका ये लिम्फ नोड है, लिम्फ कैपिलरी तो लिम्फ को कैरी करके लिम्फ वेसल्स में डाल देगा, लिम्फ वेसल्स उसको सीधा ब्लड कैपिलरी में डाल देगा। लेकिन जो आपका एक लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए WBC कॉल्ड एज लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म करते हैं। एंड दिस सेल्स इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद द जर्म्स। ये जो सेल होता है यही सेल बेसिकली इम्यूनिटी के लिए या जर्म्स से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके बॉडी में जितना ज़्यादा लिम्फोसाइट सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्षमता होगी कि आप जर्म से लड़ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका लिम्फोसाइट लिम्फ नोड्स इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपके पास जो दो सर्कुलेटरी मीडियम थी, एक तो लिम्फ और जो मेन सर्कुलेटरी मीडियम है वो ब्लड है, तो इन दोनों के बारे में आपको अब जानकारी हो गया। अब यदि हम बोलें इन दोनों के बारे में डिफरेंस आपसे पूछ दिया जाए तो आपको मालूम है कि लिम्फ जो है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, दैट इज़ ऑलवेज टिश्यू टू हार्ट। लेकिन ब्लड जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो फ्लो जो करता है वो बाई डायरेक्शनल है। इट मीन्स इट इज़ फ्लोइंग टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू टिश्यू। तो ये फ्लो होता है ब्लड में। तो लिम्फ जहाँ यूनी डायरेक्शनल होता है, ब्लड जो होता है वो क्या होता है बाई डायरेक्शनल। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि लिम्फ जो फॉर्म होता है तो उसमें जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में बिग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को छोड़ दें तो जो प्लाज्मा में जो 92% वाटर है और स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है वो आते हैं और वही लिम्फ को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लिम्फ का जो अपना कलर होता है वो पेल येलो या येलो कलर का होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में यदि हम ब्लड के कलर की बात करें तो वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ RBCs, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लिम्फ है दैट इज़ प्रेजेंट all around the cells, but blood do not able to reach to the cells,
मतलब ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स, लेकिन लिम्फ जो होता है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस और नॉट. इसके अलावा जो लिम्फ होता है इसमें लिम्फोसाइट सेल्स लार्ज अमाउंट में होंगे इन कंपैरिजन टू ब्लड. ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो स्मॉल अमाउंट में होंगे या लार्ज अमाउंट में होंगे इन कंपैरिजन टू लिम्फ, क्योंकि वहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे एज कंपेयर टू ब्लड. तो दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट द लिम्फ फ्रॉम फ्रॉम द ब्लड. तो इस तरीके से आप पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को समझ सकते हैं और कैसे ये लिम्फ ब्लड से डिफ़र करता है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बच गया बस, दैट इज़ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. नेक्स्ट क्या बच गया? फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. अब यहाँ पे एक बात समझिए. सबसे पहली बात, ये जो जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स और गैसेस मॉलिक्यूल को कैरी करके ब्लड वेसल्स में ही रखता है. लेकिन ब्लड वेसल्स से लेकर और उसको सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है, किस चीज़ को? न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्लड वेसल्स से सेल्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? लिम्फ. तो एक फंक्शन क्या हो गया कि लिम्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द सेल्स. जबकि यदि हम दूसरा फंक्शन इसकी बात करें तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है? इसका दूसरा फंक्शन है जो सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकते हैं, तो उनको कैरी कर और उन्हें ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो भी कौन करता है? लिम्फ. ठीक है, तो लिम्फ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स एंड carry them from the cells to the blood vessels so that it can taken to the place from where those waste can be eliminated from our body. आया समझ में? तो इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिलीज़ करने में लिम्फ का और लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और तीसरी जो बात मैं करूँगा इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड होता है और ये लिम्फ नोड क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट सेल्स जो कि जर्म से फाइट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इट विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी और नॉट. हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जर्म से फाइट करने की जो एबिलिटी है, उसको भी तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंक्रीज़ करने के लिए. तो इस तरीके से न केवल न्यूट्रिएंट और गैसेस मॉलिक्यूल को वो ब्लड वेसल से लेके सेल, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा वो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर उनको सेल्स से ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद द जर्म्स. सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो अब आपको क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दो सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड का मैंने पहले आपको पढ़ा दिया और लिम्फ का एक अलग सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो मैंने अब आपको समझा दिया. तो ये आप अच्छे से इसे देखो, समझो,
इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, सो आई विल बी देयर टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई तकलीफ़ है तो आप मुझे भेजें, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।